हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रबर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक रबर। चूंकि हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलीमर। तो जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक पॉलीमर था, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रबर है ये भी क्या है? एक तरह का पॉलीमर है। ये भी क्या एक तरह का पॉलीमर है। और जब ये पॉलीमर है तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी बहुत सा छोटा छोटा स्मॉल यूनिट्स, क्योंकि पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सा, मेनी। मर का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट, है ना? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रबर एक पॉलीमर है। और जब ये पॉलीमर है तो इसमें भी क्या होता होगा? स्मॉल यूनिट्स आपस में पॉलीमराइज करता होगा। ठीक है, यानी इस केस में भी छोटा छोटा स्मॉल यूनिट आपस में पॉलीमराइज करता है। ठीक है, यानी बहुत सा स्मॉल यूनिट आपस में पॉलीमराइज करता है और पॉलीमराइज करने के बाद हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्योंकि रबर भी एक तरह का पॉलीमर है और जब ये पॉलीमर है तो इसमें भी क्या है? क्या छोटा छोटा बहुत सा स्मॉल यूनिट आपस में पॉलीमराइज करता है और पॉलीमराइज करने के बाद हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। और इसी हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? रबर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अब हम कह सकते हैं कि रबर क्या है? एक तरह का हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ही है, उसे हम क्या कहते हैं? रबर का नाम देते हैं। ठीक, अब ये रबर जो होता है ये दो टाइप का। अब ये रबर होता है वो दो टाइप का। एक होता है आपका नेचुरल रबर, और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक रबर। एक होता है आपका नेचुरल रबर और दूसरा क्या होता है आपका? सिंथेटिक। ठीक, इस नेचुरल रबर का एग्जांपल क्या है? आइसोप्रीन। यानी आइसोप्रीन इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, यानी आइसोप्रीन क्या है? नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर का मोनोमर है। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ पर ये सिंथेटिक रबर का बहुत सा एग्जांपल है। कौन कौन है इसमें? कौन कौन होता है आपका? नियोप्रीन। यानी नियोप्रीन इज द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रबर। इसके अलावा हम कह सकते हैं बूना एन रबर, बूना एस रबर। ये सब जो रबर है ये सब क्या है? सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। जबकि आइसोप्रीन जो है वो क्या है आपका? नेचुरल रबर का एग्जांपल है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ नेचुरल रबर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग सिंथेटिक रबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिर नेचुरल रबर क्या है और नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता कैसे। तो नाम से पता चल रहा है नेचुरल रबर, इट कैन बी ऑब्टेन नेचुरली। ये क्या होता है? नेचुरली ऑब्टेन होता है। और नेचुरली ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लांट का और ट्री का। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ कि नेचुरल रबर कैन बी ऑब्टेन बाय द bark of tree, ठीक है, और ये जो ट्री होता है वो कैसा ट्री होता है? रबर ट्री होता है। ठीक है, यानी bark of rubber tree या bark of tree से हम क्या करते हैं? रबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, रबर कैन बी ऑब्टेन नेचुरली, रबर कैन बी ऑब्टेन बाय द bark of tree। ये bark of tree का मतलब क्या होगा? bark of tree का मतलब हो गया कि outer most layer of the tree। ठीक है, स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको हम क्या करते हैं? बार्क ऑफ ट्री करते हैं। ठीक है, तो बार्क ऑफ रबर ट्री से हम क्या करते हैं? नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये नेचुरली ऑब्टेन होता है, इसी कारण इसको हम क्या करते हैं? नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रबर कैन बी ऑब्टेन बाय द बार्क ऑफ रबर ट्री या बार्क ऑफ ट्री कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रबर ट्री। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर कि इस बार्क ऑफ ट्री से रबर को हम ऑब्टेन करेंगे कैसे? तो बार्क ऑफ ट्री से रबर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टेम को, रबर ट्री के स्टेम को क्या करते हैं? कट करते हैं।
ठीक है, यानी स्टेम है ना, यानी बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, कट करने के बाद जब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बार्क ऑफ ट्री है, बार्क ऑफ ट्री यानी स्टेम के ऊपर वाला जो लेयर होता है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, बार्क का मतलब क्या हो गया, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम दैट इज कॉल्ड बार्क ऑफ ट्री, उसको हम क्या करते हैं, बार्क ऑफ ट्री करते हैं। ठीक है, तो जब हम बार्क ऑफ ट्री को कट करते हैं, ठीक है, मतलब स्टेम के ऊपर का जो लेयर होता है उसको जब हम कट करते हैं, ठीक है, तो कट करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, वाइट विस्कस मिल्क लाइक लिक्विड देखते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, बार्क ऑफ ट्री को कट करते हैं, तो कट करने पर क्या होता है, ऐसे व्हाइट विस्कस मिल्क लाइक लिक्विड का सिक्रेशन होता है। ठीक है, मिल्क लाइक लिक्विड का सिक्रेशन होता है, और यही जो व्हाइट विस्कस मिल्क लाइक लिक्विड होता है, इसको हम क्या करते हैं, लाइटेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, लाइटेक्स का नाम देते हैं, जिसे हम वेजिटेबल मिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब इस बार्क ऑफ ट्री को जब हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो कट करने के बाद इसमें से क्या होता है, व्हाइट विस्कस मिल्क टाइप सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है। इसी व्हाइट विस्कस मिल्क लाइक लिक्विड को हम क्या करते हैं, लाइटेक्स करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, लाइटेक्स का नाम देते हैं। और जब इस लाइटेक्स को ठीक है, अब कर रहा है, जब इस लाइटेक्स को, क्योंकि लाइटेक्स क्या हो गया, व्हाइट विस्कस मिल्क लाइक लिक्विड है, यानी इसका मतलब क्या है, डीप लिक्विड है। ठीक है, अब इस लाइटेक्स को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ऐड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ऐड करते हैं, और वाटर के साथ ऐड करने पर हम क्या करते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, इस लाइटेक्स को वाटर के साथ मिलाकर इस लाइटेक्स को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। अब डाइल्यूट करने के बाद जब इसमें हम 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं, जब इसमें हम क्या करते हैं, 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं, और मिलाने के कुछ देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइटेक्स है, इस लाइटेक्स को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलाने पर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इस लाइटेक्स को हम डाइल्यूट करते हैं, कैसे, ऑन ऐडिंग द वाटर को ऐड करके हम इसको डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद इस डाइल्यूटेड लिक्विड में हम 1% CH3COOH मतलब 1% एसिटिक एसिड को मिलाते हैं। 1% एसिडिक एसिड को मिलाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। कोगुलेशन से हम क्या देखते हैं कि रबर का कुछ अमाउंट जो होता है वो नीचे की ओर क्या होता है, सेटल डाउन होता है। यानी इस लिक्विड में, इस सॉल्यूशन में, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम 1% एसिटिक एसिड डालते हैं, तो ये कोगुलेट होकर, ये जो लाइटेक्स है ये कोगुलेट होकर क्या होता है, रबर का कुछ पार्टिकल जो है वो नीचे की ओर क्या होता है, सेटल डाउन होता है। ठीक है, यानी नीचे की ओर क्या होता है, ये बैठ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अगर मान लिया हम 1% एसिटिक एसिड अगर डाल दिए, 1% एसिटिक एसिड डाल दिए, तो ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन कोगुलेट होकर क्या होता है, नीचे की ओर रबर का कुछ पार्टिकल नीचे की ओर सेटल डाउन होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि रबर का पार्टिकल क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, नीचे का सेटल डाउन होता है, प्रेसिपिटेटेड आउट होता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, बाहर को निकाल देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, बाहर को निकाल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही क्या होगा, आपका नेचुरल रबर होता है। यही क्या होता है, आपका नेचुरल रबर होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में क्या देना है कि ये जो रबर हम गेट किए, ठीक है, ये तो रबर हम गेट किए, यानी ये रबर प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो इस रबर को जब हम गेट करते हैं, ठीक है, तो इस रबर में क्या मौजूद होता है, इस रबर में क्या मौजूद होता है, 2 मिथाइल
2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो रबर हम ऑब्टेन किए, इस रबर में क्या होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन मौजूद होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ये क्या कहलाता है, ये मोनोमर कहलाता है इस नेचुरल रबर का। ये क्या कहलाता है, मोनोमर कहलाता है इस नेचुरल रबर का। यानी ये जो नेचुरल रबर हम ऑब्टेन किए, इस नेचुरल रबर में क्या होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन मौजूद होता है, एज ए मोनोमर के रूप में मौजूद होता है। तो अगर पूछा जा रहा है आपसे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो हम क्या कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, और इसी को हम क्या करते हैं आइसोप्रीन का नाम देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं आइसोप्रीन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो रबर जो नीचे की ओर प्रेसिपिटेट आउट हो गया, नीचे की ओर सेटल डाउन हो गया, ठीक है, इस रबर में क्या होता है कि एज ए स्मॉल यूनिट के रूप में, एज ए मोनोमर के रूप में 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन मौजूद होता है। ठीक है ना, इसे ही हम क्या करते हैं मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर का नाम देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आइसोप्रीन क्या हो गया, आइसोप्रीन जो हो गया वो क्या हो गया मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। इस नेचुरल रबर का मोनोमर कौन होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है। ठीक, अब सोचिए, तो जब कह रहा है मोनोमर है, जब कह रहा है मोनोमर है मतलब एक स्मॉल यूनिट है, किसका, नेचुरल रबर का स्मॉल यूनिट कौन कहलाता है, आइसोप्रीन कहलाता है। ठीक है, आइसोप्रीन कहलाता है, ये सिर्फ एक मोनोमर है। ठीक है, एक स्मॉल यूनिट है, किसका, नेचुरल रबर का। तो सोचिए, तो जब बहुत सा ऐसा छोटा स्मॉल यूनिट, जब बहुत सा छोटा स्मॉल यूनिट ऑफ आइसोप्रीन आर पॉलीमराइज्ड टू ईच अदर, जब आपस में पॉलीमराइज करता है, तो पॉलीमराइज करने के बाद क्या बनाएगा, पॉली आइसोप्रीन बना देगा। क्या बनाएगा, पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन करेगा, और इसी पॉली आइसोप्रीन को हम क्या करते हैं नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अभी आपको बताए थे कि जब बहुत सा छोटा स्मॉल यूनिट, ए नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट आर पॉलीमराइज्ड टू ईच अदर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, एंड देन इट गिव ए हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। तो ये क्या करता है, एक हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर इज कॉल्ड द पॉली आइसोप्रीन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर। उससे हम क्या करते हैं नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, तो जब कर रहा है यहाँ पर कि जब स्मॉल यूनिट्स ऑफ नेचुरल रबर, जब स्मॉल यूनिट ऑफ नेचुरल रबर का n मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइज करता है, जब आपस में एडिशनल पॉलीमराइज करता है एट हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बना देगा, स्मॉल यूनिट ऑफ नेचुरल रबर जब आपस में पॉलीमराइज करता है तब क्या बनाता है, ये नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्मॉल यूनिट ऑफ नेचुरल रबर कौन होता है, तो अभी हम आपको बताए थे 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये क्या स्मॉल यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। तो जब इसका n मॉलिक्यूल जब हम आपस में पॉलीमराइज करते हैं, तो पॉलीमराइज करने के बाद ये क्या होता है, बनाता है नेचुरल रबर बनाता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब सोचिए, तो जब कर रहे हैं यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, इसी को हम क्या करते हैं आइसोप्रीन का नाम देते हैं। यानी आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, आइसोप्रीन। तो जब आइसोप्रीन का n मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करेगा एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये क्या बना देगा, पॉली आइसोप्रीन बना देगा, पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन करता है, और इसी पॉली आइसोप्रीन को हम क्या कहते हैं नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसका जो है अगर मान लिया कि इसको आपस में पॉलीमराइज करना है, इसको शो करना है कि किस तरह से एडिशनल पॉलीमरेशन शो करता है, तो ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब ब्यूटा 1,3 डाइईन को लिखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ लिखा है 1,3 डाइईन। ठीक है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर है, एक 1 पर और दूसरा क्या है 3 पर।
ठीक है, तो 1,3 डाई। अब 2 नंबर पर क्या मेरा जुटा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन पर मिथाइल, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई ई। ठीक है, यहां पर हम क्या जोड़ सकते हैं CH2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा H, ये आपका क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा 1,3 डाई। इसका जब n मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करता है एट हाई टेंपरेचर प्रेशर पर, तो ये क्या करता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन देता है, और एडिशनल पॉलीमराइजेशन देने के बाद ये क्या बनाता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये बना देता है CH2। ठीक है, इसका n मॉलिक्यूल जुट रहा है, यानी इसके बाद भी कोई मॉलिक्यूल यहाँ जुट रहा होगा, इसके पहले भी कोई मॉलिक्यूल जुटा होगा। तो सोचिए अगर ये पहले मॉलिक्यूल यहाँ पर जुटा हुआ होगा, ठीक है, पहले मॉलिक्यूल जुटा हुआ होगा, तो यहाँ पर का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से 1 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक है, अगर यहाँ से एक बॉन्ड अगर और जुटेगा, एक बार और जुटेगा तो क्या जाएगा 5 बॉन्ड हो जाएगा। इसी कारण यहाँ से याद क्या रखना है कि यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के क्या करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यह वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड क्या होगा जहाँ पर था, ठीक है, वहां से रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है CH2, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाइए CH, ये क्या हो गया आपका CH3, फिर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये आपका क्या हो जाएगा CH, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा CH2, फिर आपका क्या हो जाएगा ये आपस में आगे की ओर जुड़ते चला जाएगा, ये क्या होगा आपस में जुड़ते चला जाएगा। ठीक है, इसी का यहाँ पर क्या बनता है n मॉलिक्यूल बनता है। तो ये क्या था आपका आइसोप्रीन था, ये आपका क्या बन गया पॉली आइसोप्रीन बन गया, और इसी पॉली आइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नेचुरल रबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें, अब इसको लिखने का तरीका, अब क्या है यहाँ पर इसको लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको लिखने का क्या तरीका, ध्यान दीजिए, ये जो आपका C, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका CH2, यहाँ आपका क्या जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ दिया हुआ आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, क्या कर दिया हुआ है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड के साथ ये आपका डबल बॉन्ड है, हाँ, ये जो दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ आपका CH, और फिर यहाँ से क्या जुड़ा हुआ आपका CH2, फिर क्या है CH2। ठीक है, अब इस CH2 से क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 जुड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका C होगा, फिर क्या होगा ये आपका CH3 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर आपका C होगा, फिर क्या होगा H होगा, फिर यहाँ से क्या होगा CH2, फिर आपका क्या होगा ये मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से क्या आपका फिर ये आपका CH2 यहाँ से इस तरह से। ठीक है, फिर क्या होगा आपका ये CH2 जुड़ेगा, यहाँ से CH हो जाएगा, फिर क्या होगा इस तरह से आपका जुड़ते चला जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, फिर आपका CH3। ठीक है, यानी इस तरह से आपका क्या हो रहा है, देखिए आपस में जुड़ते चला जाता है। ठीक है, यानी केवल हम इसको क्या किए रीअरेंज खाली कर दिए। ठीक है, यानी इसको खाली लिखने का तरीका खाली हम क्या किए चेंज कर दिए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, ये आपस में इस तरह से जुड़ते चला जाता है। ठीक है, n मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, n मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इसी अरेंजमेंट को ये जो आपका बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल ऑफ आइसोप्रीन आपस में कंबाइन करता है, तो कंबाइन करने के बाद क्या होता है पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन करता है, और इसी पॉली आइसोप्रीन को हम क्या करते हैं नेचुरल रबर का नाम देते हैं, नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, और इस नेचुरल रबर का यूज हम किसमें करते हैं, तो कह सकते हैं गैस्केट्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाउसेस में यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसका कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह बनाने में हम क्या करते हैं, इस नेचुरल रबर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको नेचुरल रबर के बारे में समझ में आया होगा कि नेचुरल रबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसका डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं, इसका यूज किसमें होता है, इन सब के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक रबर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।